वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 8 को। इस चैप्टर में हमें बताया गया है राशियों की तुलनाओं के बारे में, तो जिसमें हम विशेष रूप से आकर पढ़ेंगे अनुपात और प्रतिशत के बारे में। तो कैसे हमारे सामने दैनिक जीवन में जो राशियां आती हैं, जो संख्याएं आती हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं और कैसे उनको हल किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुपात एवं प्रतिशत से। तो अनुपात और प्रतिशत क्या होता है? तो हम कहें कि किन्हीं भी दो संख्याओं को भिन्न के रूप में तथा सरलतम रूप में लिखना ही अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। या दूसरा भी तरीका इसका हो सकता है कि जैसे हमने मान लीजिए दो संख्या ली जिनके लिए हो सकता है कि 5,7 लिया है हमने, तो हम यह लिख दें 5/7। तो ये जो रूप है संख्याओं का 5,7 जो संख्या थी उनका 5/7 जो रूप है यह है भिन्न का रूप है, लेकिन यह भी क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पर जानेंगे जो अनुपात है, तो देखिएगा कि जो अनुपात होता है उसका एक निश्चित चिन्ह होता है। अनुपात के चिन्ह में दो बिंदी लगाई जाती हैं, इस तरह से दो पॉइंट इस तरह से लगाए जाते हैं। तो हम क्या कहें? जब दो संख्याओं के मध्य अनुपात चिन्ह लगाकर उन्हें सरलतम रूप में लिखा जाता है, तब हम कहते हैं कि वे संख्याएं या फिर वे संख्या अनुपात में हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमने 5 और 7 को लिया था, 5 और 7 को फिर से हम लें 5,7, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर पहले लिखें 5, फिर अनुपात का चिन्ह लगाएं, फिर 7 में। अब देखें कि 5 और 7 जो है ये तो दोनों ही अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या ना होकर भाज्य संख्या होती, भाज्य कौन सी? जिन दोनों में ही किसी एक निश्चित संख्या से भाग जा सकता हो, तो ये दोनों भाज्य होती तो हम इनको किस में बदलते? सरलतम रूप में बदलते। लेकिन यहाँ अभाज्य होने की वजह से पहले ही ये सरलतम रूप में, इस वजह से यहाँ 5 और 7 जो संख्या है उसका जो अनुपातिक रूप है वो यही कहलाएगा 5:7। इसको पढ़ेंगे हम 5:7। इस प्रकार हम अनुपात को लिखते हैं और उसका आगे प्रयोग भी करते हैं। अब आगे देखिएगा, दूसरा है प्रतिशत। प्रतिशत किसे कहते हैं? जो प्रतिशत है वो हमें बताता है अपने नाम के अनुसार प्रति और शत। प्रति का मतलब 1 होता है, शत का मतलब 100। तो 100 में से 1 को दर्शाने के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिशत जो है, तो हम यहां लिखेंगे प्रतिशत जो है बराबर से वो होता है, इस चिन्ह से दर्शाया जाता है प्रतिशत को। और प्रतिशत लिखने के लिए जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या है तो हम कहें कि 20 का, या फिर हम 20 ना लिखकर लिखें 100 का 90%। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जब 100 का पूछा गया तो सबसे पहले लिखेंगे हम 100 और गुणा में लिखेंगे उस अंक को जो यहां दिया हुआ है। कितना है? 90% पूछा है तो पहले 90 लिखेंगे, 90, और बटे में प्रतिशत के लिए हमें क्या करना होता है? प्रतिशत जो है इसके लिए 1/100 का गुणा करना होता है उस संख्या से जो प्रतिशत के साथ दी हुई है। तो चिन्ह की जगह पर हम क्या लगा देते हैं? 1/100 लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अब 90 तो है तो इसके लिए 1/100 लिखते हैं, तो 1 तो इसके गुणा में आएगा, और 90 का गुणा 1 से करने पर उस संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 यहां नहीं लिखते। तो ये कितना हो जाता है? /100। अब 100 से 100 को काटा जा सकता है तो हमारा उत्तर आएगा कितना? 90। तो इसीलिए कहा जाएगा कि 100 का जो 90% है वो 90 होगा। अगर दूसरा सवाल करें, हम कहें कि 20 का 40%, तो कितना होगा 20 का 40%? वो देखिए, तो ये आएगा 20
गुणा 40/100। अब एक काम करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, दूसरे जीरो से दूसरी जीरो, जो संख्या बची है उसे लेंगे 2 गुणा 4। 2 गुणा 4 करने पर कितना आएगा? 8। तो इसलिए हम कहेंगे 20 का 40% कितना होगा? 8 कहलाएगा। तो आइए अब हम इसी प्रकार से बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे अनुपात या प्रतिशत के अन्य भागों के बारे में भी। तो आइए उसकी शुरुआत करें। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है प्रतिशत व बट्टा। प्रतिशत में हमें प्राप्त होता है कि वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत पहले कैसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो पहले से यदि किसी सामान पर कोई हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो जब यदि हम कहें कि हम 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये के सामान पर 20% लाभ था, तो 20% 100 का निकालेंगे तो वो 20 रुपये ही आएगा। लेकिन अब वृद्धि कर दी गई है, प्रतिशत में जो लाभ था वो बढ़कर 5% और बढ़ गया है। तो हम क्या कहेंगे? जो लाभ है वो 5% बढ़ गया है। तो कुल लाभ अब कितना होगा? 20 और 5 बराबर से 25% होगा। तो यह वृद्धि प्रतिशत कहलाता है। अब लाभ में जो वृद्धि हुई थी वो वृद्धि प्रतिशत में आती है। यदि हमें संख्या में दिया हुआ हो तो हम उसके लिए प्रतिशत निकालते हैं, और प्रतिशत में दिया हुआ है तो हम संख्या प्राप्त करते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत भी प्राप्त किया जाता है और कमी प्रतिशत भी। वृद्धि प्रतिशत जब निकाला जाता है तो वो अधिक होता है किससे? 100 और प्लस में होता है, 100 के बाद होता है वो। तो 100 के बाद कितनी वृद्धि हो रही है उसे हम वृद्धि प्रतिशत में लिखते हैं, उसे लिखा जाता है वृद्धि प्रतिशत। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको लिखते हैं वृद्धि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस प्रकार से निकाला जाता है। कमी प्रतिशत की बात करें तो कमी प्रतिशत को निकालते हैं कमी बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इस प्रकार से कमी प्रतिशत को निकाला जाता है। जब हम 100 का गुणा करते हैं तो हमें वहां पर प्रतिशत प्राप्त होता है। ऐसा ही हमने यहां पर किया है। और इसके लिए सवाल समझे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 100 रुपए के सामान पर पहले हमें 20 रुपये, जब हमसे 100 रुपए का सामान था तो हम वहां पर 20% का लाभ प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? वहां पर 5% की हानि होने लगी। तो लाभ जो था वो 20 रुपए था, 5% की हानि हुई, मतलब अब वो लाभ कितना रह गया? 5 रह गया है हमारे पास में। 5 कम होने के बाद में 15% रह गया। तो इस कारण से अब हमें मात्र 15 रुपये उसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो कमी को भी हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं। अगर यह हमें संख्याएं प्रतिशत में ना होकर संख्याओं में दी हुई होती, मान जो है वो मूल्य दिया हुआ होता, तब हम इस तरीके से निकालते कि क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये होगा, कमी 5 रुपये 5% की हुई है, तो हम यहाँ पर 5 लिखते, 100 से 100 को काट दिया जाता तो 5 हमें उसका उत्तर मिलता 5%। इसी प्रकार से आगे देखिए, बट्टा होता है एक। बट्टा किसे कहते हैं? कि अंकित मूल्य पर दी गई जो छूट होती है। यदि किसी वस्तु को हम खरीदें और उस पर जो रेट लिखी हुई है, जो उसका मूल्य लिखा हुआ है, जो मूल्य लिखा हुआ होता है वस्तु पर, उसे उसका अंकित मूल्य कहा जाता है, क्योंकि वह उस पर अंकित है। उसके बाद में अंकित मूल्य पर यदि कोई हमें छूट प्राप्त हो, कुछ पैसे हमें कम देने पड़े, तो जितने पैसे हम कम देते हैं उसे कहा जाता है बट्टा, कि हमें इतने रुपए की वहां पर छूट मिली है। आपने देखा होगा मॉल में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त में बहुत सी जगहों पर छूट दी हुई होती है। छूट जैसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं, वही हमारे लिए क्या होता है? बट्टा होता है। इसे कैसे निकाला जाता है? कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य वो जो उस पर छपा हुआ है, जो उस पर लिखा हुआ है, और विक्रय मूल्य वो जितने पर उसने बेचा है, जितने पर उस वस्तु को उसने बेचा है, उससे हम उसे माइनस करेंगे, जिससे क्या होगा? हमें छूट प्राप्त हो जाएगी कि यहाँ पर कितना हमारे पास में बट्टा आएगा, वो हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ये बट्टा होता है, इसको हम चाहें तो इसके लिए सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं कि जो बट्टा है उसे प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है। तो इसके बाद में अब यहाँ पर जब चाहें तो हम जो बट्टा है, अगर हम कहें कि बट्टा प्रतिशत निकालना चाहें तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, इसके लिए एक सवाल समझते हैं। जैसे हम कहें कि 600 रुपये पर 15% बट्टा है, तो इसको हम मूल्य में कैसे प्राप्त करेंगे? तो क्या करना होगा? हम लिखेंगे कि 15% है ना, तो हम लिखेंगे 15/100। सबसे पहले 15/100 लिखेंगे, फिर उसके बाद गुणा 600। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, उसके बाद में 15 का गुणा 6 से करेंगे तो इसमें आएगा 15 छक्की 90, तो ये आएगा 90 रुपये। अगर कीमत पहले से मूल्य रुपए में दिया हुआ है तो हम भी यहाँ पर इसका जो मान है वो रुपए में ही लिखेंगे। इसलिए कहा जाता है जो इकाई है वो समान होनी चाहिए, हमेशा जो यूनिट होती है वो समान होनी चाहिए।
जो हमारी पहले से ही 600 जो संख्या है वो रुपए में लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो हमारा मान है वो भी हमें रुपए में ही प्राप्त होगा। तो हमें 15% की यदि छूट मिले, 15% का यदि बट्टा हो, तो हमें कितने रुपए कम देने होंगे? 90 रुपए कम देने होंगे। जो 90 रुपये से हम कम देंगे तो मूल्य कितना रह जाएगा? 510 रुपये मात्र मूल्य रह जाएगा, जो वस्तु पर 600 रुपये अंकित था उसके बाद भी। तो इसी प्रकार से हम जो यहाँ पर चाहें तो क्या निकाल सकते हैं? बट्टा प्रतिशत भी निकाला जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? प्रतिशत बटे 100, जितना प्रतिशत दिया हुआ है उसका मूल्य, तो प्रतिशत बटे 100 गुणा अंकित मूल्य। तो इसको सूत्र में लिखना चाहें तो बट्टा प्रतिशत बराबर से, तो यहां लिखेंगे हम प्रतिशत बटे 100। तो प्रतिशत को आप इससे भी समझ सकते हैं कि प्रतिशत बटे 100 गुणा अंकित मूल्य। तो इस प्रकार से बट्टा प्रतिशत भी निकाला जा सकता है। तो आप इसका प्रयोग करके बट्टा प्रतिशत निकालोगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे कि लाभ हानि क्या होती है और कैसे उसे हल किया जाता है। देखिए, अभी हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो है लाभ हानि। लाभ हानि किसे कहते हैं? यदि हमने कोई वस्तु पहले से 100 रुपए की खरीदी है, तो हम यहाँ पर कहें कि जिस वस्तु को हमने किसी को मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा था और हम उसे अब कितने में बेच दें? उसे हम 120 रुपए में यदि बेच दें, 120 रुपए में, तो यहाँ पर जब जितने रुपए पर हमने वस्तु को पहले खरीदा था, ये कहलाता है क्रय मूल्य। ये कहलाता है क्रय मूल्य। और जितने पर हम वस्तु को बेच रहे हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। यदि यहां पर क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य अधिक हो, तो हम यहां कहें कि विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तो उसके बाद में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है वो कहलाता है लाभ। इसको लाभ कहा जाता है। और इसके बाद में इसी का जो विपरीत है, यदि हमने यहाँ पर 100 रुपए के सामान को खरीद कर 120 में बेचा तो हमें लाभ प्राप्त हुआ कितने का? तो हम यहाँ इसको निकाल सकते हैं, 120 माइनस से 100 बराबर से 20 रुपए। तो इस प्रकार हमें पता चला कि 20 रुपए का हमने लाभ प्राप्त किया है। लेकिन यदि हमें 20 रुपए यहाँ पर लाभ ना प्राप्त होकर, और हम इसको कहें कि हमने किसी वस्तु को पहले खरीदा था 100 रुपए का, उसको हमने 100 रुपए का खरीदा, तो यह हमारा क्रय मूल्य कहलाया। लेकिन उसके बाद में आपने वस्तु को बेचा 80 रुपए में, तो आपने 80 रुपए में जब उसे बेचा तो यह कहलाई विक्रय मूल्य। तो इस बार जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कम है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? अब जो विक्रय मूल्य है तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य जो कैसा है? कम है। किससे? क्रय मूल्य से। तो इस वक्त कहा जाएगा कि हानि हो रही है। कैसे निकालेंगे हानि कितनी है? तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य, या फिर इसको विपरीत भी कर सकते हैं, जो संख्या बड़ी है उससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य माइनस से विक्रय मूल्य बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगी हानि, कि कितने रुपए की हानि हमें हो चुकी है। तो इस प्रकार हम हानि को भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में जब हमने ये देख लिया कि जो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, लेकिन उस पर अंकित जो हमारा मूल्य था जिस पर हमने उसे खरीदा, वो मूल्य हमारा हमेशा ही कहलाता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर आधारित ही हम लाभ और हानि के प्रतिशत को निकालते हैं। जब भी कभी हमें आवश्यकता हो कि हमें निकालना पड़े कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत जो है वो हमेशा किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर। और जो हानि प्रतिशत होगी, जो हानि प्रतिशत है वो भी किस पर निकलेगा? वो भी निकलेगा क्रय मूल्य पर। तो कैसे लिखा जाता है इसको? तो इसे लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस प्रकार से लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 लाभ प्रतिशत को निकाल के देता है हमें। इससे हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखेंगे हानि बटे 100 गुणा यहां पर आएगा क्रय मूल्य और गुणा 100। अब यहां पर यदि आप ये ना समझ पाए कि लाभ कितना है हानि कितना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो? यहां पर ये ऊपर वाला सूत्र डायरेक्ट यहां रख पाओगे। तो क्या करोगे? अगर तुम्हें लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यहां लिखोगे ऊपर। तो इसमें लिख सकते हो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हमें प्राप्त कराता है लाभ प्रतिशत को। लाभ प्रतिशत इससे मिल सकता है हमें। तो इस प्रकार इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमें हानि प्रतिशत निकालनी तो हम क्या लिखेंगे? हानि प्रतिशत बराबर से
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है, जिससे हमें हानि मिलेगी, और क्रय मूल्य से भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो हम हानि प्रतिशत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हमारे सामने कोई भी सवाल हो तो उसमें कितना या कोई सवाल दे दिया जाए तो उसमें कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, हम इससे निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जानना जरूरी होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्रय मूल्य की या फिर विक्रय मूल्य की, और उसके बाद में उसमें से घटाकर हम लाभ या हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के अन्य सवाल आपको जो कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सवाल करने से कि कैसे इस सवाल के इनको हल किया जा सकता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे अन्य चीजों को भी। देखिए अब हम बात करते हैं टैक्स की। टैक्स को कर कहा जाता है। कर जो है एक तरह से चुकाना होता है हमें जो भी वस्तु, जो भी सामान हम उपयोग में लाते हैं तो उनके लिए हमें विभिन्न प्रकार के टैक्स देने होते हैं। यदि हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो वहां पर सामान खरीदने से पहले कंपनी जब सामान बनाती है तो कंपनी उस सामान को बनाने का, उसके वाहन का, सभी प्रकार का जो टैक्स है पहले खुद चुकाती है, फिर उसके बाद में उसका टैक्स हमें पे करना होता है। क्योंकि हम जब वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु के अंकित मूल्य, ध्यान रहे ये जितने भी टैक्स हैं, यहां पर पहला होता है सेल्स टैक्स जिसे बिक्री कर कहा जाता है, दूसरा होता है वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वैट कहते हैं, और एक होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे जीएसटी कहते हैं। ये जितने भी टैक्स जो होते हैं यहां पर अंकित मूल्य पर लगते हैं, इन्हें कहा जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। तो कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो अंकित मूल्य पर बाद में लगाए जाते हैं, और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो पहले से अंकित मूल्य में जुड़े हुए होते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वहां पर लिखा हुआ होता है विद जीएसटी। इसका मतलब होता है कि जीएसटी का जो मूल्य बन रहा था इस पर, चाहे उस पर 18% जीएसटी है, 8% है, 28% है, जितनी भी उसके ऊपर जीएसटी होगी या वैट होगा या बिक्री कर होगा, सेल्स टैक्स होगा, वो सभी टैक्स उसके अंदर पहले से डाल दिया जाता है। इसी वजह से किसी भी सामान या किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो किसी स्थान पर अलग होता है तो दूसरे स्थान पर अलग होता है। वहां पर विभिन्न प्रकार के करों को, जिनको कर कहा जाता है, जो टैक्स हैं, इनको जोड़ने पर वहां के मूल्य में परिवर्तन आता है। जैसे उदाहरण के लिए एक चीज समझें, यदि आप कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं, जिस देश में वह मोबाइल बन रहा है अगर आप उसे वहां से खरीदते हैं तो वहां पर आपको जो कर है टैक्स वो कम पे करना होगा, कम देना होगा। लेकिन यदि उसी मोबाइल को आप किसी दूसरे देश में जाकर खरीदते हैं जहां पर वह नहीं बनता, जैसे कि भारत में अगर आप एप्पल का मोबाइल खरीदते हो तो एप्पल के मोबाइल को खरीदने पर वहां पर बहुत से टैक्स हमें पे करने होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जिस मोबाइल की कीमत 80,000 90,000 होनी चाहिए थी वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की कीमत हो जाती है। तो इस प्रकार टैक्स का उपयोग करके यहां पर अंकित मूल्य में वृद्धि होती है, और जो हमें कहां चुकाना होता है, अंकित मूल्य के आधार पर ही। तो यह हमारे लिए क्रय मूल्य कहलाता है। तो जो हमारे लिए क्रय मूल्य होगा वही हमारे लिए क्या होता है, इनमें पहले से ही ये सभी जो टैक्स हैं वो पहले ही जोड़ दिए जाते हैं। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो सभी टैक्स को पहले से पे करता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं, टैक्स को हमने जान लिया है, तो हम बढ़ेंगे ब्याज के बारे में जानने के लिए कि ब्याज कितने प्रकार का होता है और कैसे ब्याज को हल किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है ब्याज। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जब साधारण ब्याज निकालना होता है तो जिसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में हमें आवश्यकता होती है मूलधन, दर और समय की। तो यहाँ पर मूलधन उसे कहा जाता है जितने रुपए हम किसी को उधार देते हैं या फिर उससे उधार लेते हैं, तो उसे मूलधन कहते हैं। जिस दर पर, दर उसे कहा जाता है कितने प्रतिशत पर हमने उससे पैसे लिए हैं या फिर हमने किसी को पैसे दिए हैं, और समय वो होगा जितने समय के लिए हमने पैसे दिए थे। जैसे मान लीजिए हमने 5,000 रुपए या फिर 1,000 रुपए दिए हैं 10% की ब्याज दर पर 1 साल के लिए, तो यहां पर मूलधन 1,000 रुपए हो जाएगा, दर हो जाएगी 10%, समय हो जाएगा 1 साल। तो यहां बटे 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत की संख्या जो दर है वो प्रतिशत में होती है, और प्रतिशत में लिखने, जैसे मान लो 10% हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे। तो इसलिए जो 100 है वो नीचे पहले से ही लिखा हुआ होता है सूत्र में।
अब यहां पर इस प्रकार से सिर्फ साधारण ब्याज निकाला जाता है। साधारण ब्याज के बाद में अगर हमें मिश्र धन पता करना हो, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन उसे कहा जाता है जब मूलधन में ब्याज को शामिल कर दिया जाए। तो मूलधन कौन सा है? मूलधन वो जो हमने पैसे दिए थे, और ब्याज वो जो हम उस पर ऊपर से एक्स्ट्रा लेने वाले हैं। तो दोनों को शामिल कर जो राशि तैयार की जाती है उसे कहा जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन मूलधन और ब्याज का सम्मिश्रण होता है, या फिर इन दोनों से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जो साधारण ब्याज है यह हर साल, जैसे मान लीजिए हमने साधारण ब्याज पर पैसे लिए थे 5 साल के लिए, तो पहली साल जो ब्याज होगा और उसके बाद जो दूसरी साल ब्याज होगा, हर साल उसी मूलधन पर हमें ब्याज देना होगा जो हमने पहले वहां पर लिया था। तो एक साल के लिए भी ब्याज वही होगा, दूसरे साल पर भी ब्याज वही होगा, तीसरे साल पर भी ब्याज वही होगा। इसी की तरह जो ये समय जो ब्याज है साधारण ब्याज वो लगातार चलता रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कुछ इस प्रकार से काम नहीं करता। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है? यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले जो हमने पैसे लिए थे, जो मूलधन है हमारा, उस पर पहले साल का जो ब्याज है वो तो साधारण ही होता है, चाहे साधारण में हो चाहे चक्रवृद्धि में। तो पहले साल का ब्याज तो साधारण ही होता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे साल में अगले साल के लिए प्रवेश करते हैं तो वहां पहले साल के अंत होते ही, पहले साल के अंत होने पर ही वहां पर जो ब्याज है वो पहले साल का ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है, जिसे कहते हैं मिश्र धन। तो इस कारण से अब हमें अगले साल का जो ब्याज है वो मिश्र धन पर देना पड़ता है, क्योंकि मूलधन में वो पहले साल का ब्याज जुड़ चुका है। इस कारण से यहां पर जो समय है वो गुणांक में नहीं चलता, गुणा में नहीं चलता, वो घातांक के रूप में चलता है, वो घात की तरह बढ़ता रहता है। तो यदि हम कहें कि हमने 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए लिए हैं और वो हमने लिए थे एक साल के लिए, यदि 100 रुपए एक साल के लिए लिए हैं, कितने पर? 10% की ब्याज दर पर, तो जो ब्याज है वो 10% हो जाएगा। तो हम कुल रुपए बताएं अगर एक साल के, तो 110 रुपए होंगे। लेकिन इसी प्रकार से यदि समय को 2 साल कर दिया जाए तो साधारण ब्याज फिर से 10 रुपए होना चाहिए था और कुल मूल्य हो जाता 120 रुपए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अब हमें पहले साल में जो ब्याज था वो तो 10 रुपए था, लेकिन अब दूसरी बार जब हम ब्याज निकालेंगे तो 10 + 100 करेंगे पहले, तो जब ये 110 होगा, अब इसका हमें कितना निकालना होगा? 10%। तो 10% निकालने पर कितना आएगा? वो हमें प्राप्त होगा 11 रुपए। तो इस प्रकार से अब जब दोनों को जोड़कर हम मिश्र धन तैयार करें, तो मिश्र धन तैयार करने पर हमें 121 रुपए प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे जब 2 साल का ब्याज साधारण होता, तो साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए जब हम पैसे जमा कराते तो वो 120 रुपए होते, लेकिन मिश्र धन होने पर हमें 121 रुपए देने पड़ेंगे। यह तो बहुत छोटी सी संख्या थी, इस कारण से 1 रुपए का अंतर दिखाई दिया। यदि यही संख्या बड़ी होती, मूलधन हमारा अधिक होता, 5,000, 10,000 या लाखों में होता, तो जो मिश्र धन है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि मिश्र धन में जो ब्याज है वो लगातार चलता रहता है। इसका सूत्र कैसे काम करता देखिए, पहले लिखेंगे मूलधन, फिर उसमें लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट 1 + दर/100, हमें दर/100 लिखना है, और जो समय है वो घात की तरह काम करेगा, तो इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। अब इसमें से हम यहां तक की जो संख्या को ध्यान से देखें, मूलधन ब्रैकेट स्टार्ट 1 + दर/100 और घात समय, ये जो है ये मिश्र धन को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? मिश्र धन को, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों ही शामिल हैं। लेकिन जब इसमें से मूलधन काट दिया जाए तो ये सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज को दर्शाएगा। तो इसीलिए यदि हमें मिश्र धन चाहिए तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें मिश्र धन नहीं चाहिए, हमें पता लगाना सिर्फ ब्याज कितना है, तो क्या करेंगे, या तो इस पूरे मिश्र धन में से, ये जो पूरा मिश्र धन तैयार हो रहा है इसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। एक चीज और इसमें जानने के लिए, वो होती है दर। यदि हम दर को ध्यान से समझें तो दर है वो 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से तो वार्षिक दी जाती है, लेकिन कई बार जो दर है वो वार्षिक भी हो सकती है, वार्षिक नहीं तो अर्धवार्षिक हो सकती है, नहीं तो तिमाही हो सकती है। अब इसमें क्या होता है, जब दर जो है हमारी वार्षिक हो, इसका मतलब है हमें 10%, जो दर थी हमारी वो सिर्फ 10% है, लेकिन वो वार्षिक है, साल में 10% देने होंगे रुपए हमें, तो इसका मतलब वो वार्षिक है। लेकिन अगर हमारी 10% वार्षिक हो लेकिन हमें पैसे देने हैं अर्धवार्षिक के हिसाब से, वो कैसी हो, अर्धवार्षिक हो, तो इसका मतलब है समय हमारा दुगना हो जाएगा। जो हम ब्याज दे रहे थे 1 साल के लिए, अब हमें वो 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने, अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा वर्ष, आधा वर्ष जो है वो 6 महीने का होता है। तो 6 महीने में हमें पहले 10% देना होगा और फिर से 10% और देना होगा बचे हुए 6 महीने में। इस प्रकार से हम इस प्रकार कुछ इस तरह से
तरह समझ सकते हैं कि वार्षिक जो है वो 12 महीने को दर्शाता है, यहां लिख रहे हैं महीने, तो यहां पर जो वार्षिक है वो 12 महीने को दर्शाता है, अर्धवार्षिक 6 महीने को, और त्रिमाही जो है वो 3 महीने को दर्शाता है। तो यहां पर अब इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, यहां पर समय में परिवर्तन कर देंगे। अगर हमारे लिए जो समय था वो वर्ष में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक साल में उसको कितनी बार चुकाना पड़ेगा पैसा। अगर 3 बार चुकाना पड़ रहा है तो हम 3 से गुणा करेंगे, 4 बार चुकाना पड़ रहा है तो 4 से गुणा करेंगे कुल समय में, और हम एक नया समय तैयार करेंगे। उसके लिए एक नए समय को जानेंगे जिससे हमें पता चलता है कि यहां पर जो ब्याज होगा वो कितने समय के लिए होगा। तो ध्यान रहे, यदि आपने दर को अच्छे से नहीं समझा तो आपका जो ये सवाल है, चाहे साधारण ब्याज का हो या चक्रवृद्धि ब्याज का, वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी कि आप यहां पर क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज में या साधारण ब्याज में दर को बहुत ही अच्छे से समझें। इसके अन्य सवाल, जैसे भी सवाल होंगे, वो हम आपको और अन्य वीडियो में भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।